या फिर कोई भी गोल्ड सिल्वर या बिटकॉइन वगैरह कुछ भी एसेट है वो मैंने खरीदने के लिए करा, तो मैंने यहाँ पर वो एसेट खरीद लिया। एसेट खरीदते मेरे बैंक में बन गया हैमर। तो ये नीचे से खत्म हो जाती है मार्केट। तो एक हैमर और एक हैंगिंग मैन, एक हैमर और एक हैंगिंग मैन रिप्रेजेंट द मार्केट्स बुलिश प्रेशर। तो इसीलिए हम इन दोनों को बुलिश प्रेशर की तरह कंसिडर करते हैं, बाय स्ट्रक्चर नॉट बाय द लोकेशन। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी तो मैं देखना तुम हैंगिंग मैन कैसे मार्केट को उठाता है, धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक कैंडल के बारे में। तो नीचे से मार्केट खत्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें यहाँ पता लगता है मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आया, इतना पैसा हमने मार्केट में डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ है, एंड देन यहाँ पर एक एसेट को हमने खरीद लिया। अब ये सारा पैसा किसी ये लाइव स्ट्रीम वाले ने या किसी भी हमारे एडवाइजर ने बोला कि भाई उस एसेट को खरीद ले। अब वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाएगी। तो यहाँ डीमेट अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीपिंग, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हम इसको बोलते हैं, ऐसे करके। समझ आया? और ये सारी चीजें भी मार्केट में उस एसेट के प्राइस फ्लक्चुएट, प्राइस पर होनी चाहिए, उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। यहां तक समझ आया? पहले यहां तक सिंपल समझो, कैसे समझेंगे इसको, इस कैंडल का मतलब क्या होता है पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। जिसकी जितनी लंबी विक उसके पास उतना बड़ा प्रेशर। अब लोकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करें। समझ आया यहां तक? नए लोग बताओ पहले। दिस इज कॉल्ड द सिंपल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं आगे बताऊंगा तुम्हें अभी और क्या है इसकी कहानी, क्या क्या। ठीक है, एक मिनट रुको। ओके गाइस, किसी ने स्ट्रीम पे कुछ बोला है तो हमारी फर्म ने कुछ रिपोर्ट करा है, देखते हैं क्या करते हैं वो उसके खिलाफ। छोड़ो, चलो यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे इसके। अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए तब क्या करेंगे? अगर प्राइस ज्यादा हिल जाए, मैंने यहां कुछ भी खरीदा और उससे एकदम से प्राइस ऊपर उठ जाए या एकदम से प्राइस नीचे गिर जाए, उसका क्या कंडीशन है? ऐसा हो सकता है जब एक ही टाइम पे अमाउंट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किसी चीज को खरीदा या बेचा गया हो, या तो वो किसी एक बंदे के द्वारा किया गया हो या उस एक बंदे के द्वारा बाकी सबसे करवाया गया हो। समझ आया? एंड इट इज टोटली इलीगल इन द मार्केट। ऐसे होता है। तो अगर इनमें से कुछ भी करते हुए, एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हुए यानी कि लिक्विडिटी स्वैप करते हुए, कैश को एसेट में कन्वर्ट करते हुए यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करते हुए, अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, इफ प्राइस फ्लक्चुएट, ज्यादा हिल गया, ज्यादा नीचे गिर गई मार्केट, ज्यादा ऊपर चली गई, क्रैश जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? इलिक्विडिटी। इसको हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। अब यहां तक दोनों मार्केट है। यहां तक एक नॉर्मल सेंट्रलाइज्ड मार्केट भी होती है, नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट है हमारी। यहां पर एक डिसेंट्रलाइज मार्केट भी होती है जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज है, जो हमारी फॉरेक्स है। जो फॉरेक्स मार्केट है, जो क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट है, वो दोनों ही यहां पर हमारी, अभी तक दोनों एक है। अब यहां पर मार्केट में लिक्विडिटी तब मानी जाएगी अगर इस लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लिया जाए। अब ये तभी क्रिएट होती है इफ एनी बिग इवेंट्स की वजह से। बिग इवेंट्स का होता है, देखो इसका इलिक्विडिटी तभी क्रिएट होगी जब मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से नीचे गिर जाए।
तब इलिक्विडिटी होती है। ज़्यादा ऊपर चली जाए तो वो तो सबके फेवर की वाली बात है भाई, कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है सबका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट्स करने वालों को तो लॉस हो रहा है ना भाई। तो वो नेगेटिव साइड में ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ऊपर की साइड में कम होती है, क्योंकि ऊपर में सबका पैसा बन रहा होता है, और जब वो एकदम से नीचे गिर जाए तब भी लिक्विडिटी है, और अगर करंट प्राइस पे भी तब भी नीचे गिर जाए तब भी लिक्विडिटी है। अब अच्छी खासी मार्केट जा रही है और वो एकदम से किसी इवेंट के जरिए नीचे गिर जाए, अब यहां पर होती है सबसे बड़ी समस्या। इलिक्विडिटी को बचाने के लिए अब यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक जो होता है, ठीक है, अब यहाँ सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक स्टेप उठाता है, क्योंकि ये बहुत भयंकर तरीके से गिरती है मार्केट भाई, समझ लो ना। ठीक, हमारे तुम्हारे छुटवैये रिटेलर्स के बेचने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं अभी किस तरीके से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी आपको समझाऊंगा कैसे मार्केट काम करेगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, जिस रेट से बाकी के कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, भाई कॉमर्शियल बैंक पे पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, वो भी तो बैंक में पैसे, वो भी तो पैसा लेते हैं। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। अब जिस रेट से, उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। तो जिस रेट से, जिस परसेंटेज से, जिस इंटरेस्ट से वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, एग्जाम्पल के लिए वो लोन ले रहा है 4% पर, और आगे हम जैसे कस्टमर्स को, हम जैसे लालची लोगों को वो देता है, ये हम कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये हम वही लोग हैं, और कस्टमर्स में बिग स्मॉल सभी आते हैं, छोटे बड़े सब आते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं, सब बड़े सब आते हैं। हमें देता है वो मान लो 10% पर, हमें वो जो कमर्शियल बैंक वाला 10% पर लोन दे रहा, होम लोन चाहिए 10% पर दूंगा, एजुकेशन लोन दिए 10% पर दूंगा, बिजनेस लोन चाहिए 10% पर दूंगा, वही वाला सिस्टम है। अब जैसे ही मार्केट की कंडीशन नीचे गिर जाती है, ये क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बस एक काम करता है, इस 4% को 3.8% कर देता है, बस। अब यहां से शुरू होती है रेस। अब जब कमर्शियल बैंक को कम पे मिलेगा तो वो आगे भी कस्टमर को कम पे देगा। अब ये 8% भी कन्वर्ट हो जाता है मान लो 8.8% पे, एग्जाम्पल के लिए। अब कस्टमर्स के बीच में मच जाती है भूचाल, अरे भाई साहब, बैंक ने, वो भी कमर्शियल बैंक यानी कि जो सरकारी बैंक है, जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है, उन सब ने जो है वहां पर हमें लोन कम कर दिया। भागेंगे एकदम कस्टमर बैंक के पास लोन लेने, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। अब इससे क्या होगा, बैंक से पैसा निकलेगा कस्टमर